हाय गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे हर रोज 6 PM द हिंदू एनालिसिस होता है, राइट। एंड स्टार्ट करेंगे आज का एनालिसिस। नोट्स बनाते हैं और मैं आपको समझा भी देती हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। और रीडिंग भी मार लेते हैं हम न्यूज़पेपर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इन सुप्रीम कोर्ट सेंटर सेज इट सेंड्स CBI टू स्टेट्स फॉर प्रोब्स। प्रोब्स का मतलब क्या होता है? प्रोब का मतलब लिख लेंगे। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या करने जाती है? प्रोब करने जाती है, मतलब इन्वेस्टिगेट करने जाती है केसेस। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सेज कि हम क्या करते हैं, ये पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एट फेस वैल्यू द सेंटर्स क्लेम दैट इट हैज नो कंट्रोल ओवर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है CBI के ऊपर। CBI अपने आप डिसाइड करती है कि हमको किधर जाना है इन्वेस्टिगेशन करने और किधर नहीं जाना। ये कहाँ पर बोला है CBI? कहाँ पर बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? किसके आगे बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है सुप्रीम कोर्ट के आगे। तो CBI जो है वो क्या है? अब यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट कि हम CBI के बारे में लिख लें। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो क्राइम, कुछ टाइप के अलग अलग टाइप के क्राइम्स हैं जो इन्वेस्टिगेट करता है। क्या करता है? डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। डोमेस्टिक क्राइम, डोमेस्टिक का मतलब जो इंडिया के विद इन क्राइम हो रहे हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है ना। जो थोड़े ऑर्गेनाइज्ड हो गए उन सारे में, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये होते हैं। इतना ही हम समझ ले तो बहुत है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। CBI की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आस्किंग हु एल्स कैन सेंड द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू स्टेट्स टू इन्वेस्टिगेट केसेस। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है फिर और कौन भेजता है? CBI जो डिफरेंट स्टेट्स में जाती है वो कैसे जाती है? कौन डिसाइड करता है? ऐसे ही मुंह उठा के चली जाती है? तो ये चीज पे जो है डिस्कशन जो है वो चल रहा है CBI का, राइट। ठीक है जी, ओके, आगे चलेंगे। Sorry, हाँ। CBI to probe them. West Bengal said it the center continues to employ the CBI through the state had withdrawn its general consent to the agency for investigations within its territory under Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act 1946. In November 2018, the CBI has registered over 15 cases in West Bengal. अब यहाँ पर क्या चल रहा है? ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो समझ लो। वेस्ट बंगाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई है कि भैया ये देखो, CBI को ना सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है हमारे अगेंस्ट, ठीक है, हमारे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हम नहीं भेजते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, वेस्ट बंगाल कह रही है कि हमने जो जनरल कंसेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल कह रही है हैज विदड्रॉन, लिखेंगे उसके बाद मैं आपको समझा रही हूँ। हैज विदड्रॉन जनरल कंसेंट, जनरल कंसेंट टू द एजेंसी, टू द एजेंसी टू द एजेंसी, टू द एजेंसी for investigations within its territory under Section 6 of Delhi Police Establishment Act 1946 in 2018। तो अब जो CBI है ना, उसको कुछ स्टेट्स ने जनरल कंसेंट दिया हुआ है, मतलब कोई भी केस वो आकर के पिक कर सकती हैं, कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मतलब स्टेट से नहीं लेंगे कि ये ABC ने ये किया है, हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेने लगे, हम ले लें। वो स्टेट से नहीं पूछेंगे अगर जनरल कंसेंट है स्टेट की तरफ से। बट यहाँ पे वेस्ट बंगाल ने जो जनरल कंसेंट है, कौन सी स्टेट ने? वेस्ट बंगाल ने जनरल कंसेंट जो CBI को देना होता है 2018 के अंदर सेक्शन 6 के अंदर, वो विदड्रॉ कर लिया था कि जनरल कंसेंट हम नहीं देंगे। तो कौन सी स्टेट ने विदड्रॉ कर रखा है जनरल कंसेंट? वेस्ट बंगाल ने 2018 में विड्रॉ कर लिया था, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें क्या रखना है? 2018 वेस्ट बंगाल जनरल कंसेंट टू CBI विड्रॉन, ठीक है ना। जनरल कंसेंट, जनरल कंसेंट टू CBI, कंसेंट टू CBI विड्रॉन। जो जनरल कंसेंट दिया हुआ है CBI को, वो क्या हुआ है? वो विड्रॉ किया हुआ है, राइट। तो ये हमको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल का ये जो इशू है ये चल रहा है और CBI क्या करती है, ठीक है ना। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये इन्वेस्टिगेटिंग है, पुलिस एजेंसी है इंडिया की, ठीक है ना। और ये है, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। अब यहाँ पर
हमास और यूएसए का क्या चल रहा है, सॉरी हमास और इसराइल का, ठीक है, हमास और इसराइल का क्या चल रहा है। देखो यार, हमास और इसराइल क्या जो है, हमास ने 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, इसका डेट पे क्वेश्चन आ सकता है कि कब हमास ने इसराइल पे अटैक किया, ठीक है ना, हमास अटैक्ड इसराइल, ठीक है ना, और जब इसराइल पे अटैक हुआ, इसराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी हमास पे। और हमें ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि हमास जो है ये कोई कंट्री नहीं है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कहाँ पर है, गाजा के अंदर है। तो गाजा के अंदर वॉर अनाउंस हुई, ठीक है ना। ये स्टेप होने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप जो हुआ वो क्या हुआ कि वॉर अनाउंस कर दी। इसराइल ने कहा कि अब हम लड़ेंगे, इसराइल ने वॉर अनाउंस कर दी और इसराइल ने अटैक कर दिया गाजा के ऊपर, ठीक है ना, और रफा के ऊपर अब अटैक हो रहा है। तो गाजा अटैक्ड, ठीक है ना, गाजा पे अटैक हुआ और अब रफा और ये सब पे अटैक हो रहा है, इसराइल अटैक कर रहा है, ठीक है ना। बेसिकली गाजा की हर एंट्री पॉइंट पे इसराइल जाकर के बैठ चुका है। इतना हो गया, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या डाटा याद रखना है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया था, फिर वॉर डिक्लेयर हुई थी। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, ट्रूस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं सीज फायर की बात कर रहे हैं। तो ये टर्म्स जो हैं ये यू शुड बी वेल वर्स्ड विद देम। ट्रूस का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट टू स्टॉप, कि रुक जाओ, कि मत लड़ो, ठीक है ना। ट्रूस का मतलब क्या है, अग्रीमेंट टू स्टॉप, की लड़ाई करना बंद कर दो। सीज फायर का मतलब गोलीबारी बंद कर दो, स्टॉप फायरिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि अग्री कर जाना कि ठीक है अब हम और नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमास जो है, व्हेन हमास अनाउंस्ड ऑन मंडे इवनिंग इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ सीज फायर प्रपोजल मीडिएटेड बाय कतर एंड इजिप्ट, jubilant crowds in Rafah, the besieged town in Gaza south where over 1.4 million people have taken refuge, took to the streets in the hope that a feared Israeli invasion would be averted. तो अब यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कल ही कि रफा जो है वो नेक्स्ट टारगेट है इसराइल का, ठीक है ना। तो लोगों को लगा कि अब क्योंकि मीडिएशन हो गई है, हमास जो है वो एक्सेप्ट कर गया कि हमें और नहीं लड़ना है, तो शायद जो है अग्रीमेंट हो जाए वॉर रुक जाने का। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, लिखेंगे हमास अनाउंस्ड एक्सेप्टेंस ऑफ सीज फायर प्रपोजल mediated by कतर एंड इजिप्ट। अब यार यहाँ पर दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए कि किसने अभी तक अग्री कर लिया है, हमास ने सबसे पहले अग्री किया कि ठीक है सीज फायर मतलब स्टॉप फायरिंग मतलब लड़ाई रुक जाएगी, और किसने मीडिएट किया मतलब ये अग्रीमेंट कौन लेकर आया, इस अग्रीमेंट पे किसने पहुंचाई, किसने बातचीत करी। जब दो बहन भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो बीच में मम्मा या पापा बैठते हैं, तो वो मीडिएटर्स हैं। वैसे ही यहाँ पर हमास और इसराइल की लड़ाई चल रही है, तो यहाँ पर मीडिएटर्स कौन है, कतर और इजिप्ट, ठीक है। इसके अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, बट देयर रिप्रीव। अब यहाँ पर क्या था, रफा को उन्होंने अटैक करना था, तो लोगों को लगा कि रफा में भी ये लोग अटैक नहीं करे, इसराइल नहीं करेगा, बट देयर रिप्रीव वॉज शॉर्ट लिव्ड एज इसराइल इमीडिएटली सेड द प्रपोजल डजंट मीट इट्स कोर डिमांड, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसराइल रिफ्यूज टू, इसराइल सेड proposal doesn't meet its core demands, ठीक है ना। जो इसराइल कह रहे हैं जो हमारी डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं हुई है, इसलिए हम अग्रीमेंट नहीं मानेंगे। इसराइल हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड द इवैक्यूएशन ऑफ 1 लाख पीपल फ्रॉम रफा अ डे आफ्टर हमास एक्सेप्टेड द प्रपोजल। बेंजामिन नेतान्याहू गवर्नमेंट सेंट टैंक्स टू रफा। बेंजामिन नेतान्याहू कौन है, पीएम ऑफ इसराइल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि पीएम ऑफ इसराइल कौन है। पीएम ऑफ इसराइल कौन है, बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है ना, बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है ना। तो ये है पीएम ऑफ इसराइल। ये बहुत कॉमन है, जिसके भी वॉर वाली कंट्रीज है उनके नाम पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा PYQs ही हैं ये लीडर्स के नाम, ठीक है। आप अभी भी देखोगे यूक्रेन के लीडर का नाम पूछेंगे, रशिया के लीडर का पूछेंगे, हमास के लीडर का पूछेंगे, क्योंकि हॉट बर्निंग टॉपिक्स हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंड टैंक्स टू रफा पे अटैक हुआ, ठीक है। सेंड टैंक्स टू रफा एंड सीज द गाजा साइड ऑफ द स्ट्रिप्स बॉर्डर क्रॉसिंग विद इजिप्ट। तो यहाँ पर मतलब इन्होंने पूरा
अटैक किया. नाउ इजराइल इज प्रैक्टिकली कंट्रोलिंग द एंट्री पॉइंट्स टू गाजा एंड मोस्ट ऑफ देम रिमेन शट. टू कॉल गाजा's existing situation a disaster would be an understatement. The Israeli Defense Forces have killed over 34,000 Palestinians since October 7. जब से टेररिस्ट अटैक हमास ने करा और इनके होस्टेजेस इजराइल के लोगों को बंधक बना के लेके, उसके बाद इजराइल कितने लोग मार चुका है पैलेस्टीन के? अराउंड 34,000. क्या हमको ये याद रखना है? नहीं. हमको ये यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट. ये आपको पता चलना चाहिए कि किसने मीडिएट किया, किसने एक्सेप्ट किया और किसने रिफ्यूज किया. ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए. ओके जी, फाइन. चलिए आगे चलेंगे. To effectively institutionalize the vision, it is crucial to align those competence with their specific roles. अब यहाँ पे कर्म योगी मिशन की बात हो रही है कि कर्म योगी मिशन कर्म योगी स्टार्ट किया गया, और यहाँ पर इन्होंने डिटेल में हमें द हिंदू में बताया नहीं कि मिशन कर्म योगी है क्या, तो वो हमें खुद से लिखना पड़ेगा. ठीक है ना. मिशन कर्म योगी क्या है, लिखेंगे मिशन कर्म योगी. कर्म योगी, कर्म मतलब योगी के टाइप्स होते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं कि कर्म योगी मतलब वो योगी बनो जो काम करे. ठीक है ना, काम करने वाले योगी बनो. हाउ विल मिशन कर्म योगी अनफोल्ड? मिशन कर्म योगी प्रोग्राम विल बी डिलीवर्ड सेटिंग अप अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड आई गॉट कर्म योगी. ठीक है ना. तो क्या होगा इसमें? सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग होगी. बेसिकली सिविल सर्वेंट विल बी एबल टू इंश्योर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स द गवर्नमेंट सेट, एम्पावर द स्पेसिफिक रोल कॉम्पिटेंसीज. ठीक है ना. तो ट्रेनिंग बेसिकली सिविल सर्वेंट्स को सिखाया जाएगा, जो भी उनको रोल दिए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड. ठीक है. तो यहाँ पर कैसे डिलीवर होगा? प्रोग्राम विल बी, लिखेंगे प्रोग्राम विल बी डिलीवर्ड बाय program will be delivered by mission कर्म योगी प्रोग्राम. ठीक है ना, मिशन कर्म योगी प्रोग्राम. ठीक है ना. सेटिंग अप क्या होगा? थ्रू मिशन डिलीवर्ड बाय मिशन कर्म योगी, नहीं सॉरी डिलीवर्ड बाय आई गॉट कर्म योगी. इजी है, आई गॉट कर्म योगी. तो कर्म योगी तो जो काम करने वाला योगी है. ठीक है ना. आई गॉट कर्म योगी वेबसाइट के थ्रू ये लोग डिलीवर करेंगे, और इसके अंदर क्या होगा? ट्रेनिंग ऑफ, ठीक है ना, ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स. ठीक है ना. उनको सिखाया जाए, काम सिखाया जाए कि ये जो चीज उनको जॉब दी गई है वो करें. एबल टू, ये एम क्या है? एबल टू इंश्योर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी जो है वो एफिशिएंट हो. ठीक है ना. एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो ढंग से काम कर पाए, इसलिए ये लेकर आए हैं. ठीक है ना. ये किसके लिए? द प्लेटफॉर्म विल एक्ट एज अ लॉन्च पैड फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग विच विल इनेबल कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग अपार्टस. तो ये डिटेल हो गया ज्यादा. ठीक है. अगर हम इतने आज के लिए मिशन कर्म योगी क्या है और ये कहाँ पर दी जाएगा, ये इतना बहुत है. ठीक है ना. अब NPCSCB will be governed by Prime Minister's Human Resource Council, which will also include State Chief Minister, Union Cabinet Ministers, experts. This council will approve and review civil service capacity building programs. तो civil servants के जो programs हैं वो ये बनाएंगे. तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, मतलब कि डिफिकल्ट और भी ज्यादा है. ठीक है ना. प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च्ड, लिख लो अगर लिखना है तो. प्लेटफॉर्म विल एक्ट एज अ लॉन्च पैड फॉर NPCSCB, that is National Program for Civil Services Capacity Building. यही उनकी कि वो जो काम कर रहे हैं वो ढंग से कर पाए, ये उसी चीज के ऊपर फोकस बेसिकली कर रहे हैं. ठीक है ना. और ये जो है ये कौन गवर्न करेगा? गवर्नड बाय PM's ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल. ठीक है जी. ओके. तो ये हमारे डिटेल में होगा, मतलब अगर लेवल 2 क्वेश्चन भी आएगा, मोस्टली ये क्लैट में एक्सपेक्टेड है ये लेवल 2 क्वेश्चन. ठीक है ना. तो बाकी सबने भी अगर लिख लिया है तो एक रीडिंग मार लोगे तो कोई हर्ज नहीं है. बट ये वाला पॉइंट कि मिशन कर्म योगी क्या है, किसके लिए, कहाँ पर आएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. आगे चलेंगे.
अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने बार बार बात करी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की, और यहाँ पर आर्टिकल 39B की बात कर रहे हैं। देखो यार, जैसे ही पिछले साल या उससे भी पिछले साल एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि शेड्यूल 10 में डिस्कस किया गया है, उसकी डिस्कशन बार बार हो रही थी न्यूज़पेपर में, तो हमें एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पेपर क्वेश्चन आया था कि क्या है एंटी डिफेक्शन, कहाँ पर है। तो ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आर्टिकल 39B क्या कहता है, ठीक है ना, और ये है क्या। तो ये दोनों ही चीजें आपको लिख लेनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे ही रट्टा मार लो, ठीक है ना। आर्टिकल 39B, ठीक है, आर्टिकल 39 क्लॉज बी, ठीक है ना, दैट लेजिस्लेशन एम्ड एट सिक्योरिंग ओनरशिप, ठीक है ना, एम्ड एट सिक्योरिंग ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज and distributing them to best subserve the common good, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या कहने चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऐसा होना चाहिए कि इक्ल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो होना चाहिए। ये है आर्टिकल 39B। 39B के अंदर क्या कह रहे हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। अब यहाँ पे आर्टिकल 39B के बारे में एक और बात लिखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात हो रखी है, ठीक है ना। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात हो रखी है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि कहाँ पर इसकी बात हो रही है, और दूसरी चीज ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। मतलब अगर इसको लागू नहीं करेगी गवर्नमेंट तो हम कोर्ट में जाकर के चैलेंज नहीं कर सकते, दिस इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 39B क्या कहता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज जो हमारे पास है कंट्री के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, सबके पास इक्वल लगभग होना चाहिए, ऐसा सा सिस्टम ये कहना चाह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 39B, ठीक है ना। उसके बाद पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ऐसे ऐसे याद करो, 3 × 3 9 होता है, 3 और 9 और B, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मतलब कि ये जो है अगर सरकार जो है गवर्नमेंट जो है इसको इन्फोर्स नहीं करेगी तो हम कोर्ट्स में नहीं जा सकते कि अरे ये लागू नहीं कर रहे, क्योंकि जो ये बना के गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले क्या कह के गए, ये प्रिंसिपल्स हैं। अगर ये लागू हो जाए बहुत बढ़िया बात है, गवर्नमेंट देख ले कि अगर लग सकता है तो लगा दे, अगर नहीं लगेगा तब भी बढ़िया है। बट अब कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है जिसका नाम है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसके अंदर हियरिंग हो चुकी है, फाइनल डिसीजन आना है, जिसमें क्या डिसाइड करना है, मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी यूज्ड इन आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिनोट। अब जो मटीरियल रिसोर्सेज जिसको कह रहे हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जिसको आर्टिकल 39B में जो वर्ड यूज किया है उसका मीनिंग क्या है, सुप्रीम कोर्ट ये ढूंढ रही है। सेकेंड, आर लॉज मेड इन फर्दरेंस ऑफ द गोल स्टिपुलेटेड इन आर्टिकल 39B। तो और भी लॉज जो बनाए गए हैं 39B को लागू करने में, क्या वो सही है गलत है? तो यहां पर अभी जजमेंट नहीं आई है, बट आप लोग अभी से जजमेंट का नाम याद कर लो कि ये जो है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो है, ये जजमेंट के अंदर बात हो रही है किसकी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की, ठीक है ना। तो आकि ये हो कि आपको याद रहे, अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन इसके अराउंड आए आपको पता चल जाए। वैसे तो 2-3 दिन में इसकी जजमेंट ही हमें पढ़ने को मिल सकती है, तो अभी हम पढ़ लेंगे, बट यहाँ पर ये याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद बहुत ही डिटेल के अंदर इन्होंने चीजें बात करी हुई हैं जो कहीं पर भी नहीं हमको आने की संभावना है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में गए हुए हैं। बट अगर फिर भी आपको रीडिंग करनी है तो मैं मार्क करके ले आई थी आपके लिए, ठीक है ना। तो अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। यहाँ पर अभी 2 रिपोर्ट्स आई हैं, देयर आर 2 रिपोर्ट्स, ठीक है ना, जो इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, इंडिया में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले आई है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 23-24 पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, टेक्स अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव एंड मैप्स द अचीवमेंट्स इन द एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट वही कि लाइफ कैसी जी रहे हैं लोग, हेल्दी हैं, ठीक है ना, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ये सब कुछ देखते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं,
ठीक है ना, और इसके अंदर रैंकिंग भी होती है। अब इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, जो कि एक PYQ भी है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन लेकर आता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 23-24। ये कौन पब्लिश करता है? पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, सॉरी, पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP। ठीक है ना, UNDP के हमें फुल फॉर्म वैसे भी पूछी जा सकती है, और हमें ये भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आखिर कौन लिखता है। तो ये तो हो गया UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट की बात करती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस बार इंडिया का रैंक क्या रहा? 2022 के अंदर 2022 की आई है, तो ये 2020 मतलब आई अब है, 2022 के बारे में बता रहे, तो 134 जो है वो रैंक है, इंडियाज रैंक। और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जाम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला PYQ भी है। ठीक है, उसके बाद एक और पेपर पब्लिश हुआ जिसके अंदर बात हुई इनइक्वालिटी की। किस चीज़ की? अगेन, कि जो पुअर है, जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, जो रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच है। मतलब इनइक्वालिटी है किस चीज़ में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी में। ठीक है ना, तो इसके बारे में बात हुई। ये कौन सी थी? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब इन मार्च 2024। सेकेंड, अ पेपर पब्लिश बाय प्रोवाइड लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर किसने लिखा है ये इतना रेलेवेंट नहीं लग रहा है, बट ये रेलेवेंट लग रहा है कि इसने बोला क्या है। तो हम लिखेंगे, ये पहले भी मैं लिखवा चुकी हूँ, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। ठीक है ना, रिपोर्ट इन मार्च 2024। ठीक है, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स in income and wealth inequality in India between 1922 and 1923। वो ही बात बताने की कोशिश करें कि वेल्थ, इनकम एंड वेल्थ, कि कितना लोग अमीर है, कितना गरीब है, उसमें कितना इनइक्वालिटी है, ये पूरा डाटा इन्होंने बताया है 1922 और 23 का। ठीक है ना, तो ये दो रिपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। ये तो PYQ है ऊपर वाला तो, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट आपको रहेगा, इसका पता होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे। इसके अंदर वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब स्टडी शोज दैट बॉटम 50% वर गेटिंग ओनली 15% ऑफ इंडियाज इनकम। जो 50% बॉटम पे है वो 15% ही उनको इनकम मिल रहा है इंडिया का। द टॉप 1% अर्न एवरेज 5.3 मिलियन, 23 टाइम्स द एवरेज इंडियन। ठीक है ना, 0.23 मिलियन एवरेज इनकम फॉर द बॉटम 50% एंड द मिडल 40% स्टूड एट ₹71,000। ठीक है ना, एंड ₹1,65,000। मतलब जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो टॉप के ही कुछ लोगों के पास वेल्थ है, बाकी सबके पास इतनी नहीं है, और बॉटम वालों के पास जो 50% है उनके पास तो और भी कम है। ठीक है, उसके बाद द In April 30, Nagaland State Election Commission तेजे लोक कुमार notified schedule of elections of states urban local bodies। अब देखो यार, यहाँ पर जनरल इलेक्शन की बात हो रही है। जनरल इलेक्शन, देखो यार, इलेक्शन के भी टाइप्स होते हैं। जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा के इलेक्शन जो हो रहे हैं, जिसके थ्रू हम अपना PM चुनेंगे, जिसके थ्रू हम अपना MLA मेंबर ऑफ, हम अपना MP चुनेंगे, सॉरी, PM और MP चुनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा में जाकर बैठेंगे। ठीक है ना, और हमारी बात शायद कर देंगे। ठीक है, ये है। बट यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शंस होते हैं, और नागालैंड के जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नागालैंड के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस? वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत देर बाद हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 2004 में लास्ट इलेक्शंस हुए थे। ऑलमोस्ट क्या, यस, 2004 में यहाँ पर लास्ट इलेक्शंस हुए थे लोकल बॉडी के। तो क्यों नहीं हुए इलेक्शंस? तो यहाँ पर नागालैंड टू कंडक्ट, लिखेंगे, टू कंडक्ट urban local bodies elections। ठीक है ना, elections across 3 municipal corporation
corporations, councils after 2004. 2005 के बाद, ठीक है ना, पहली बार यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो रहे हैं म्युनिसिपल काउंसिल के, कौन सी, कहाँ पर, नागालैंड में. तो अब इतने सालों तक क्यों नहीं हुए, ठीक है ना. सबसे पहले तो 26 जून को, जून के अंदर, जून 2024 के अंदर यहाँ पर इलेक्शंस है. ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बाद इलेक्शन हो रहे. क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्यूट था, ठीक है ना, डिस्प्यूट रिलेटेड टू 33% of seats in urban local bodies reserved for women. तो यहाँ पर इनको प्रॉब्लम थी कि हमारे ऊपर ये as mandated by clause 4 of 74th amendment of Constitution. ठीक है ना. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. नागालैंड में अर्बन लोकल बॉडीज जो म्युनिसिपल काउंसिल है, वहां पर 2004 में वहां पर इलेक्शंस हुए थे लास्ट, और उसके बाद अब इलेक्शंस हो रहे हैं 2024 में जून के. ठीक है. क्या पंगा क्या था, क्यों नहीं हो रहे थे? 33% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन अर्बन लोकल बॉडीज अकॉर्डिंग टू 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बट ये लोग एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थे. ये कहते कि हमको ये लागू नहीं होता है. वो क्या कहते कि इट वायलेट्स, ठीक है, क्या कहते, इट वायलेट्स सेक्शन, सॉरी, आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है नागालैंड को. ठीक है ना, कि ये हमारा, इसको, ये जो है हमारी, इसको वायलेट करता है. ठीक है ना. अगर हम आर्टिकल, मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ, एक मिनट, डरना नहीं है. आर्टिकल 371A क्या कहता है? स्टेट्स दैट नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द नागास, इट्स कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस. तो यहाँ पर, ठीक है ना, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट नॉट एप्लीकेबल इन सम एरियाज. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं. ठीक है ना. क्या है? एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट नॉट एप्लीकेबल इन सम एरियाज, ठीक है ना. कुछ एरियाज के अंदर ये जो एक्ट्स हैं, ये जो आर्टिकल है, ये प्रोटेक्ट करता है. तो ये कह रहे थे कि भाई हमको ये 74th अमेंडमेंट नहीं लागू होगी. ठीक है ना. तो इसका सिचुएशन था. तो अब आगे आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि इन्होंने लोगों को समझा लिया. इन्होंने क्या किया? लोगों को समझा लिया. ये दोबारा रिपीट हो गया. ठीक है. इन्होंने लोगों को समझा लिया. द नोटिफिकेशन लेड टू वाइड स्प्रेड महम इन विच 2 people वर किल्ड. अब जब इलेक्शंस होते थे भाई, राइट्स हो जाते, मतलब राइट्स इन द सेंस लड़ाई हो जाती थी कि नहीं भाई 33% कोटा हम नहीं देंगे. ठीक है ना. अल्टीमेटली जो है ये इशू कैसे रिजॉल्व हुआ? ठीक है ना. 2 issues had been stirring the civic polls for 20 years in Nagaland, which had the first woman MLA 60 years after attaining statehood in 1963. अब यहाँ जाकर इतने साल, मतलब इतने सालों बाद, स्टेटहुड के बाद वुमेन MLA बनी अभी पीछे ही. ठीक है. तो नागालैंड का स्टेटहुड कब हुआ था, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. नागालैंड स्टेटहुड हुआ 1963 में. ठीक है ना. 1963 में नागालैंड स्टेट बनी. दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लैट वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ द ट्रैक वाला क्वेश्चन है. ठीक है ना. मतलब बनता तो है बट वैसे नहीं बनता है. तो अब यहाँ पर ये एक नोटिफिकेशन आई. ठीक है ना. इन्होंने क्या कहा? अब जो नोटिफिकेशन आई है, नागालैंड म्युनिसिपल एक्ट डिड अवे विद द रिजर्वेशन ऑफ चेयरपर्सन पोस्ट. तो इन्होंने कहा ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड नाउ, लिख देते हैं व्हाट हैपेंड नाउ. तो अब नाउ ये हुआ कि एक एक्ट लेकर आइए, नागालैंड म्युनिसिपल एक्ट ऑफ 2023. ठीक है ना. डिड अवे विद द पोस्ट ऑफ रिजर्वेशन, ऑफ चेयरपर्सन पोस्ट. तो चेयरपर्सन की जो पोस्ट है ना, वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड नहीं है. ठीक है ना. तो अब जो है, नाउ इलेक्शंस, नाउ एक्सेप्टेड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन. ठीक है ना. 33% रिजर्वेशन वुमेन फॉर इलेक्ट करके, एंड इलेक्शंस आर टेकिंग प्लेस.
इलेक्शंस आर टेकिंग प्लेस, ठीक है ना। अब जो है इलेक्शंस जो हैं टेक प्लेस करेंगे। तो अब हमें नागालैंड से 2 से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं बड़े आराम से। वो कौन सी स्टेट है जहाँ पर 2004 में इलेक्शंस हुए और 20 ईयर्स बाद अब 2024 में इलेक्शंस हो रहे हैं नागालैंड में। नागालैंड में लास्ट टाइम इलेक्शंस कब हुए थे? 2004 में। नागालैंड में म्युनिसिपल काउंसिल्स है या कॉर्पोरेशन है? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है बट याद नहीं रहता। काउंसिल्स है वहां पर, ठीक है ना। तो ये है नागालैंड में 2000। और नागालैंड स्टेट कब बनी और उसको प्रोटेक्शन कौन से सेक्शन, आर्टिकल 371A जो है, जो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्शन देता है, वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 371A। अगर आपको पूरा लिखना है तो आप ये अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है। अब वहां पर पोल्स होंगे फाइनली। अब वहां पर क्या होंगे? पोल्स होंगे, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे। Data from 2014-15 assess survey conducted by the Council on Energy, Environment and Water found LPG's cost to be the foremost barrier to its adoption and continued use in rural poor households. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया लोग जो है सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर है वो क्यों नहीं यूज करते, ठीक है ना। तो उसमें सर्वे हुआ तो पता चला कि सर्वे का ये रीजन है कि वो महंगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? एलपीजी सिलेंडर, ठीक है ना। एक मिनट, बहुत मोटा है फिर आपको दिखता नहीं है, देखते हैं। एलपीजी, एलपीजी है ना, एक बार देख लो। हाँ, एलपीजी सिलेंडर, ठीक है ना, गैस सिलेंडर, कुकिंग। ये बस हेडिंग के लिए, तुमको याद दिलाने के लिए ये टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? असेस सर्वे हुआ। कौन सा सर्वे हुआ? असेस सर्वे, ठीक है ना। डाटा कहाँ से, कौन सी ईयर से इकट्ठा किया है? डाटा फ्रॉम 2014 टू 2015, ठीक है ना। किसने कंडक्ट किया है? कंडक्टेड बाय द काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर फाउंड LPG's cost to be reason for poor households not using it, ठीक है ना। तो एलपीजी जो गैस सिलेंडर है वो घर क्यों नहीं यूज करते जो पुअर हाउस होल्ड है? क्योंकि वो महंगा है, कॉस्ट जो है उसकी ज्यादा है। तो इंडियंस जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो वुड, काउ डंक, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, कोल, इन सब से कुकिंग करते हैं। बट उसकी हेल्थ हैजार्ड्स है, इट इज नॉट गुड फॉर द, किसके लिए? इट हेल्थ हैजार्ड्स भी है। हेल्थ हैजार्ड मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। और सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इसके बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गवर्नमेंट ने कुछ किया? नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आई थी। सबसे पहले राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक स्कीम आई 2009 में टू इंक्रीज एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन इन रिमोट एरियाज, ठीक है ना। उसके बाद नए कनेक्शन दिए गए। फिर आई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना to install LPG connections in 80 million below poverty line households by 2020। अब ये जो उज्ज्वला योजना है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली नई है और ये बार बार पेपर में देखी जाती है, PYQ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है ना। क्या है ये? PMUJ, ठीक है ना। ये कब आई थी? ये कब आई थी? ये 2015 की स्कीम है मोस्ट प्रोबेबली। एक बार मैं चेक कर लूँ, मैं गलत ना लिखवा दूं, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एक मिनट बस चेक करके, 2015 के मोस्ट प्रोबेबली, एक बार चेक कर लूँ। लॉन्च बाय PM ऑन 2016, हाँ 2016 के, सॉरी माय बैड, ऑन 26 में वॉज लॉन्च्ड इन 2016, सॉरी 2015 नहीं लिखना, लॉन्च्ड इन 2016, 2016 में लॉन्च करी। और एम क्या था? एम लिखना बहुत ज़रूरी है। टू इंस्टॉल LPG connections in 80 million below poverty line households by 2020। 2020 तक आप क्या करो? 80 मिलियन बिलो पॉवर्टी BPL घरों के अंदर जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन घरों के अंदर आप क्या करो? LPG कनेक्शंस लगाओ। ये एम था,
ठीक है ना। उसके बाद प्राइस भी रिड्यूस करे गए। अब आ गए सलमान रश्दी। सलमान रश्दी पे ना अटैक हो गया था, तो इनकी वन आई और एक हाथ चलना बंद हो गया। अब सलमान रश्दी ने मेमोयर लिखा है, कहानी लिखी है अपनी, ठीक है। और इनके मेमोयर का क्या नाम है? मेमोयर का नेम है नाइफ। क्या नाम है? चाकू, ठीक है ना, नाइफ। इन पे अटैक हो गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइफ क्या है? नाइफ सलमान रश्दी का मेमोयर है, ठीक है, जिसका नाम है नाइफ। एक मिनट में नाइफ ढंग से लिख दूं, नाइफ, ठीक है ना। अब मेमोयर का मतलब क्या होता है? मेमोयर का मतलब होता है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोग्राफी रिटर्न फ्रॉम पर्सनल नॉलेज। तो जो इनके ऊपर अटैक हुआ था ना, इन्होंने उसकी पूरी स्टोरी लिखी है, पर्सनल नॉलेज, ठीक है ना। तो ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ग्रीन मार्क कर लेंगे अपनी नोटबुक्स में, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। चलिए आगे चलेंगे। द थ्री मेंबर, अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि मणिपुर में लास्ट ईयर राइट्स हुए थे। मणिपुर में क्या हुए थे? राइट्स हुए थे। कब? लास्ट ईयर 2023 के अंदर, कुकीज़ो और मेतीचन कम्युनिटी के बीच में, ठीक है ना। अब इस कुकीज़ो और मेती कम्युनिटी के बीच में, ठीक है ना, अब इनके बीच में राइट्स हुए थे, लड़ाई हो गई थी। अब इस लड़ाई की जो भी कंप्लेंट करना चाहता था उसके लिए पैनल इन्वेस्टिगेशन बनाया गया था, ठीक है ना। थ्री मेंबर, ये लिखेंगे, थ्री मेंबर कमीशन ऑफ इंक्वायरी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, किस चीज के लिए? टू इन्वेस्टिगेट द ethnic ethnic violence in मणिपुर, ठीक है ना, कि इन्वेस्टिगेट करें, जो लोगों ने कंप्लेंट्स करनी है वो कंप्लेंट करें। तो उसके लिए थ्री मेंबर कमेटी बनाएगी, और ये कमेटी किसने बनाई? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ये क्वेश्चन आता है कि ये कमेटी किसने बनाई? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, द कमीशन सेटअप हेल्प डेस्क, कमीशन ने हेल्प डेस्क सेट करे हैं रिलीफ सेंटर्स में टू इनकरेज पीपल टू फाइल द एफिडेविट्स। द कमीशन मेड ऑल द अरेंजमेंट फ्रॉम नोटरीज टू ओथ कमिश्नर्स, पीपल हैड टू नरेट देयर कंप्लेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर, ठीक है ना, people can narrate their complaints, ठीक है ना। तो अपनी जो कंप्लेंट है, जो भी उस टाइम पे राइट्स के टाइम पे हुआ, तब ये कर सकते हैं, ठीक है ना। इनका जो हेड ऑफिस है ये दिल्ली में बैठे हैं वैसे, बट वहाँ पर इम्फॉल के अंदर भी वो कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द कमीशन इज हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली विद द कैंप ऑफिस इन इम्फाल। इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोब द कॉजेज, द extent of violence and rights targeting members of different committees and sequence of events, and whether there had been any lapses or dereliction of duty in this regard on the part of any responsible authorities, ठीक है। It also probing adequate administration measures were taken। तो ये सब चीज़ें प्रोब कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये हम बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे चौथा पॉइंट, ठीक है। 2023 में MHA अपॉइंटेड, ये इंपॉर्टेंट है, कब अपॉइंट हुई? 2023 में ही अपॉइंट हुई थी, अपॉइंटेड, ठीक है। हेडेड बाय, कमीशन को हेड कौन कर रहा है? हेडेड बाय अजाई लांबा, अजाई लांबा, ठीक है ना। अजाई लांबा क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है ना। गुवाहाटी हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस है। फॉर्मर का मतलब होता है जो पहले रह चुके हैं। और जो अदर मेंबर्स हैं वो कौन है? अदर मेंबर्स जो हैं वो है हिमांशु शेखर दास, और हिमांशु शेखर दास एंड अलोका प्रभकरण। वैसे ये क्वेश्चन तो आ नहीं सकता कि किसको, अदर मेंबर्स पे तो आता नहीं है, बट इनकेस आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, बट वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता कि अदर मेंबर्स कौन से हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर बनता है, एक और इसकी स्लाइड लेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर बनता है कि ये कमीशन करेगा क्या, इसको और क्या ये करेगा क्या। 6 पॉइंट बनता है, जो कमीशन है, कमीशन will investigate complaints, see if adequate action was taken by authorities
टू प्रिवेंट द वायलेंस, जिनको जो करना था वायलेंस प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने वो किया या नहीं। तो ये जो कंप्लेंट्स है ये तो ये देखेंगे ही, ठीक है ना, बट अगर जिसको जो एक्शन लेना था उसने लिया या नहीं वो भी ये देखेंगे। अजय लांबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस बार अभी आई थिंक पीयू का एग्जाम हुआ है, पीए 5 इयर्स के अंदर कमिटी आई हुई है कि कौन हेड करे, बहुत ही कॉमन है कमिटी का लीडर पूछना, हेड कौन करे, इज वेरी वेरी कॉमन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द बीजेपी फ्रंटल अटैक ऑन द कांग्रेस ऑन। अब हमने पढ़ा था कि कांग्रेस के जो बाहर वाले लोग हैं उनकी डाइवर्सिटी के लिए उनके हेड है सैम पिट्रोडा, ठीक है ना, कांग्रेस के लीडर सैम पिट्रोडा, उनके ऊपर अटैक किया। क्यों? वो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। ही वॉज ट्राइंग टू डिवाइड, रेसिस्ट माइंडसेट, मतलब रेस में बिलीव करना, ठीक है ना। क्या बोला इन्होंने ऐसा? What did he say? उन्होंने बोला while describing the diversity of India had said that people in the east look like Chinese। वो कहते जो ईस्ट में लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, उनको चाइनीज बोल दिया। people in the west look like Arabs, people in the north look like maybe white and people in the south look like Africans, ठीक है ना। हम इंडियंस नहीं लगते, हम ऐसे लिखते हैं। and what do you look like? ये देख लो इसकी शक्ल, ठीक है। पता नहीं यार ये लोग कैसे बोल देते हैं, मतलब इतने बड़े तुम हो, लोग तुमको जानते हैं, हम तुम्हारी न्यूज़ लिख रहे हैं, मतलब क्या कुछ भी बोल देते हैं यार। सैम पिट्रोडा, ठीक है ना, कांग्रेस पॉलिटिशियन, ठीक है, एंड अटैक ट्रिगर्स सैम पिट्रोडा क्विट्स। नाउ क्विट्स कांग्रेस, बाहर निकल गए या निकाल दिया गया, आई डोंट नो, ठीक है। क्या था? ठीक है ना, रेसिस्ट माइंडसेट बोला जा रहा है इनको। क्यों? क्योंकि डिफाइंड इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स एज अफ्रीकन्स, चाइनीज, अरब्स, वाइट। ये नॉर्थ वाले वाइट है, अच्छा ठीक है, होंगे, मुझे तो नहीं लगता भाई इतना मिक्स्ड कलर है, कौन सा वाइट हो गया। हांगकांग डिमांड्स वेबसाइट रिमूव्स बैन प्रोटेस्ट सॉन्ग। अब यार हांगकांग के अंदर ये प्रोटेस्ट क्यों चलती रहती है? हांगकांग जो है ना, ये बहुत देर तक ब्रिटेन के पास था। ब्रिटेन वाले अब इसको चाइना को, चाइना जो है अपना चलाता है कि हम जो कह रहे हैं वैसा करो, यहाँ के लोगों को आज़ादी की आदत है। तो इनका एक प्रोटेस्ट सॉन्ग था, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमको हमारी जो आज़ादी है वो मत छीनो, ठीक है। प्रोटेस्ट सॉन्ग वाज बैंड, ठीक है ना। तो चाइना जो है, चाइना कहते हैं कि भैया तुमने बाकी सारे चाइनीज एक कैसे रहते हो, तुमको भी अब ऐसे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये पढ़ लेते हैं। हांगकांग डिमांडेड ऑन वेडनेसडे अ प्रोटेस्ट सॉन्ग पॉपुलर ड्यूरिंग प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द इंटरनेट आफ्टर कोर्ट बैंड इट जजिंग इट वाज अ वेपन टू इंसाइट। तो यहाँ पर, ठीक है ना, प्रोटेस्ट सॉन्ग वाज बैंड, ये लिख लो, सॉन्ग वाज बैंड ड्यूरिंग प्रो डेमोक्रेसी, प्रो मतलब डेमोक्रेसी की फेवर में, कि इलेक्टेड गवर्नमेंट प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट इन 2019। अब ये लोग कह रहे हैं कि तुम प्रोटेस्ट मतलब तुम सॉन्ग जो है बैन हटा दो। वो कहते हैं नहीं, तुम फिर गाओगे, तुम फिर आज़ादी मांगोगे, हमको तुमको नहीं देनी आज़ादी। तो गाइस 6 PM पे आप आ सकते हैं कल भी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना हमारे बारे में। एंड इफ़ यू वांट टू विजिट आवर वेबसाइट loggery.in तो ज़रूर विजिट करना, वहाँ पर आपको MCQs मिल जाएंगे। अप्रैल के MCQs जो हैं वो लाइव हो गए हैं। इस बार मैंने पैटर्न चेंज कर दिया। पहले मैं क्या कर रही थी कि अगर एक न्यूज़ पीस है और उसमें से अगर 5 क्वेश्चन बनते थे तो मैं वो बना रही थी, विच आई थॉट आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो अब मैं एक क्वेश्चन ही बना रही हूँ, हद एक पीस में से 2 क्वेश्चन बना रही हूँ, एंड उसके बाद आपको वहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन नोट्स के फॉर्म में मिल रही है। तो आप मतलब वैसे कर सकते हो, सो दैट इवन कम क्वेश्चंस में आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड और रैंडम दोनों क्वेश्चंस कवर हो जाए, बट आपको क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा लगाने ना पड़े, ठीक है ना। तो ये अप्रैल के अंदर मैंने चेंज लाया है। एंड येस, MCQs आप खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वन शॉट्स जो हैं वो खरीद सकते हैं। अप्रैल के वन शॉट्स करंट अफेयर्स हो गए 7 to 8 आवर्स में, आपको फुल 1 मंथ का मैं करंट अफेयर्स पढ़ा देती हूँ, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट रैंडम जो भी न्यूज़पेपर में आया है, जिसमें से क्वेश्चन लगता है दूर दराज तक भी क्या आ सकता है, और पक्का वाला भी, वो कवर करवाया गया है। ये भी मई 2023 से लेकर के अब हमारे पास अप्रैल 2024 तक के हैं, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट है हमारे पास, CUT UG के मॉक टेस्ट हैं, इंग्लिश, लीगल, जनरल टेस्ट, इन सब के। और लीगल के बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको अलग से भी चाहिए, तो वो मैंने अलग से भी डलवा दिए। लीगल के अकेले भी अब अवेलेबल हैं।
ठीक है। और अगर आपको जनरल टेस्ट, इंग्लिश ये सब चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद CUT PG तो बाद में आएगा अभी, वैसे उसके भी हमारे पास होते हैं। उसके बाद है जामिया का, जामिया के बिल्कुल हैं, और जिन्होंने जामिया का ऑलरेडी ले रखा है प्लीज़ जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स टेस्ट डाले हैं वो रिवाइज कर लेना। सेम फॉर स्लैट, एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स टेस्ट भी डाले और मॉक टेस्ट भी हैं। ठीक है। उसके बाद MSCT 5 ईयर्स का भी है। ठीक है। PU 3 ईयर्स का भी हमारे पास मॉक टेस्ट है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का भी मॉक टेस्ट है। ठीक है। एंड यस, AMU जो है वो नेक्स्ट, अब अगर आपको चाहिए तो वो लॉन्च हो जाएगा, एंड अगर कोई और चाहिए तो वो भी बता सकते हो। ये सब loggery.in पर अवेलेबल है। डायरेक्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स, जो वीडियोस थी आपने बोला था, कई बच्चे बोल रहे हैं कि ALET पे वीडियो कर दो। ALET भी वीडियो मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। ALET का एनालिसिस ऑलरेडी हो रखा है। क्लैट का मैंने कर दिया है। NLSAT का भी मैंने कर दिया है। PU 5 ईयर्स जो जो एग्जाम अभी हुए जा रहे हैं उनका मैं साथ साथ करती रहूंगी। ठीक है ना। बस आपको एक काम करना है, जो भी बच्चे पेपर देंगे प्लीज़ मेरे साथ क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिया करिए। आपको इतना ही करना है, जो भी बच्चे पेपर देंगे क्वेश्चन पेपर और एक रिव्यू ज़रूर शेयर करके जाया करिए कि हम कितने हेल्पफुल थे या हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।